Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I am back with another video. In this video, I'm going to start right to property as a legal right. आज हम सारा पढ़ेंगे कि पहले जो आपका फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वहां से कैसे एलिमिनेट करके अलग से आर्टिकल बनाया गया ये. तो ईच एंड एवरीथिंग वी गोना स्टडी टुडे. सो in this video I'm just going to cover up the right to property act. Okay, the right to property as a legal right that was earlier in your fundamental right. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं कि कैसे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना, कैसे वो फंडामेंटल राइट से एलिमिनेट होके अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आर्टिकल बना, राइट. तो सबसे पहले हमको ये पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी में every citizen has a right to get the property, every citizen has a right to acquire the property. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई इंटरफेयर करेगा that you will not get the property, you cannot buy the property. No, if you are the citizen of India you can buy the property anywhere. Now आर्टिकल 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पहला आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, वो ये कहता है कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो. कोई उस पर इंटरफेयर नहीं करेगा. अगर आपको पता होगा हमने प्राइवेट डिफेंस पढ़ा था, जिसमें प्राइवेट डिफेंस में हम क्या कहते थे कि हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, राइट. देन वी हैव आर्टिकल 31 क्लॉज 1 जो कहता है कि कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं होगा until and unless it is authorized by the law. कई बार क्या होता है कि जो वो पर्सन है वो किसी क्राइम में इंटरवीन्ड है, कई बार उसने कोई गलत काम किया होता है, उसने कोई ऑफेंस किया होता है, जिससे क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है. कई बार क्या होता है किसी पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी पे लोन पे नहीं किया होता है, बैंक वाले क्या करते हैं उसको सील कर लेते हैं, कोर्ट उस पर ऑर्डर देती है दैट वी विल एक्वायर दिस प्रॉपर्टी जब तक आप वो पे नहीं करोगे. सो अगर कोर्ट के ऑर्डर आते हैं तो उस केस में यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम यूजिंग योर प्रॉपर्टी, अदरवाइज यू आर फ्री. देन आर्टिकल 31 क्लॉज 2 क्या कहता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टेट द्वारा एक्वायर्ड है तो पर्सन जो होता है उसको कंपनसेट किया जाता है, जो स्टेट है वो उसको कंपनसेट करती है. लेट्स से एक जगह पे एनएच बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, उस नेशनल हाईवे के आसपास जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है या कमर्शियल एरियाज है, बट लेट्स टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल एरियाज ओनली. तो रेजिडेंशियल एरियाज है, स्टेट क्या करती है उनको कुछ कंपनसेशन देती है, उसका पैसा देती है जो जेन्युइन पैसा, और वहां से वो हटवा देती है. व्हाट इज दिस, दिस इज कि उनको कंपनसेट किया जाता है. सो हमको पता है कि एक जो हमको पता है कि एक पर्सन है उसके फंडामेंटल नीड्स क्या होती है, ऑफ कोर्स रोटी कपड़ा मकान. तो मकान जो है एक ऐसी चीज है, प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसी चीज है दैट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द पर्सन. ठीक है. सो ये सब चीजें जो थी यहाँ बताई इस आर्टिकल में. नाउ वी हैव द अमेंडमेंट टू बैलेंस द पब्लिक एंड द प्राइवेट इंटरेस्ट. देखो जो 3 अमेंडमेंट हुई यहाँ पे, ठीक है. फर्स्ट अमेंडमेंट जो थी वो 1951 में हुई थी, जिसमें आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B को ऐड किया गया था, जिसमें कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉज थे उनको प्रोटेक्ट किया गया था. ठीक है, और अब ये 9 शेड्यूल में आपका इंक्लूडेड है. देन वी हैव फोर्थ अमेंडमेंट, इसकी हुई थी 1955 में, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है उन्होंने वो लिमिट कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था. ठीक है, किसपे, अपनी प्रॉपर्टी पे एक्वायर्ड करने का जो कंपनसेशन देते हैं. देन भी 25th अमेंडमेंट हुआ 1971 में. तो आपने ये देखना है कि अमेंडमेंट कब कब हुआ. पहला 1951, देन 1955 फोर्थ अमेंडमेंट, एंड देन 25th अमेंडमेंट आपका 1971 में हुआ था. जो कंपनसेशन था उसको हटा के क्या कर दिया गया, अमाउंट कर दिया गया. कंपनसेशन तो तब होता है ना जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, जब वो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, तो वो कंपनसेशन नहीं माना जाएगा, वो अमाउंट मानी जाएगी. तो जो टर्म है कंपनसेशन उसको हटा के अमाउंट कर दिया गया. ये 25th अमेंडमेंट 1971 में चेंज किया गया था. तो ये चेंजेस जो थे ये क्या करते थे, ये स्टेट को हेल्प करते थे टू एक्वायर द लैंड फॉर द पब्लिक पर्पसेस विदाउट गेटिंग इंटैंगल्ड इन एंडलेस लिटिगेशन. ठीक है ना. देखो क्या होता है, हमको पता है ये पूरी जो जमीनें हैं ये सरकार की भी नहीं है, लोगों की है. बट जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ ये प्रोजेक्ट आना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, या यहाँ लगता है कि यहाँ पे जो है
ब्रिज बनना चाहिए या यहाँ पे NH हाईवे बनना चाहिए, कुछ भी है, नेशनल हाईवे बनना चाहिए, तो वहां बिकॉज इट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, सो यू कांट डिनाई कि जी हम नहीं अपना जमीन बेचेंगे, यू हैव टू सेल, यू विल गेट अ गुड कंपनसेशन, यू विल गेट अ गुड अमाउंट फॉर दैट, बट यू हैव टू कोऑपरेट विद द स्टेट एज वेल. नाउ टर्निंग पॉइंट यहाँ जो है हम देखेंगे, द रियल गेम चेंजर जो था दैट वाज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के अलग से इसका आर्टिकल बनाया था. क्योंकि क्या हो रहा था ना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब हमको पता है कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होने लगे, लिटिगेशंस होने लगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट था, हम उसको छू नहीं सकते थे फंडामेंटल राइट को. सो व्हाट लेजिस्लेचर डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स उस राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल के अलग से एक आर्टिकल बना दिया जो 300A है. ठीक है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज 413 इनको डिलीट कर दिया गया, वहां से आर्टिकल 19 से राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया गया. अब कहाँ इसको इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 300A नया आर्टिकल है, वहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज न्यू चैप्टर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब आर्टिकल 300A क्या कहता है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड अथॉरिटी बाय लॉ. कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के राइट टू प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर नहीं कर सकता. कौन कर सकता है, सिर्फ लॉ कर सकती है, व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू डू सो. इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है. ध्यान रखना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट. फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, ठीक है, आप बल्कि चैलेंज कर सकते हो कि उसने मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट किया, बट आप जो है उसको कोई छू नहीं सकता बेसिकली फंडामेंटल राइट को. तो बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ वेरी बिग इशू उस टाइम पे था, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी जो उनको फेस करनी पड़ रही थी. सो व्हाट दे, जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको फंडामेंटल राइट हटा के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट कर दिया जाए. ठीक है ना, सेम रहेगा, जो सेम है, प्रोटेक्टेड रहेगा आपकी प्रॉपर्टी, बट थोड़ा बहुत उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा. देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल स्टेटस. व्हाट डज इट मीन, देखो पहला तो हमको ये पता कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर. ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. 44th अमेंडमेंट में ये हुआ था, सिटीजन जो होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते. पहले क्या होता था कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, तो उसमें क्या था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है एनी हाउ, you have a right to directly go to and approach the Supreme Court of India, right? अब क्या होता है, बिकॉज इट्स नॉट द फंडामेंटल राइट एनीमोर, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो. ठीक है, मतलब उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक रिट फाइल कर सकते हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट पे कर सकते हो अंडर 226 में. अगेन रिपीटिंग इट, फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जो आपको दिए जाते हैं. अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, यू हैव अ राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. बट when right to property is no longer a fundamental right, then what happen is कि जो आप अप्रोच करते थे सुप्रीम कोर्ट को, अब वो नहीं कर पाओगे. हाँ, आप रिट जो है वो फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में अंडर 226. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. देन वी हैव स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ लीगल राइट. बेशक ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट टुडे ऑल्सो जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ लीगल राइट जो आपका 300A में है. द स्टेट कैन नॉट टेक अवे अ पर्सन प्रॉपर्टी विदाउट पासिंग अ लॉ. वही बात है कि कोर्ट का जब तक इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक आपके पास लीगल रीजन नहीं होगा, सही रीजन नहीं होगा, तब तक आप प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते. सच अ लॉ मस्ट बी वैलिड एंड फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर. ऑफ कोर्स सही तरीके से, प्रॉपर लीगल तरीके से होना चाहिए. राइट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन वेरियस लॉज, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग से इसका एक एक्ट बनाया गया है. नाउ स्कोप ऑफ आर्टिकल 300A. स्कोप ऑफ आर्टिकल 300A क्या कहता है कि जो ये आर्टिकल 300A हमने बनाया है, ये हेल्प करता है क्या,
एक्वायरिंग और टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, ठीक है, इजीली आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, इजीली आप टेक अवे कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव एक्शन अलोन इज नॉट इनफ, वहां एक स्टैट्यूट होना चाहिए प्रॉपर इसके लिए जो गाइड करे। द लॉ शुड नॉट वायलेट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड 19 एंड 21। अगर आपने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के उसका एक अलग से एक्ट बनाया है, तो मेक श्योर इट डज नॉट वायलेट और हिंडर आर्टिकल 14, 19 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 है राइट टू सर्टेन फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड personal liberty. Then we have some landmark cases shaping the right to property. सबसे पहले A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस था। सबसे लीडिंग केस था जिसमें क्या कहा गया कि इसमें किसके साथ डील किया गया? स्टेट की पावर को टू एक्वायर द प्रॉपर्टी फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर। वही चीज है, मुझे नेशनल हाईवे बनाना है, इट इज माई, आई हैव पावर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ दोस पर्सन एंड गिव देम द बेटर अमाउंट फॉर दैट। तो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यही कहा कि जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी को ले सकते हैं टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। कोर्ट ने क्या किया? अपहेल्ड किया द पावर ऑफ स्टेट टू रेगुलेट प्रॉपर्टी इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को देख के करना है, ठीक है ना, पब्लिक का इंटरेस्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफ कोर्स केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का है, जो बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। वो ये कहता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे, आप पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो ही चेंज करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रिमेम्बर दैट गेम, एक वो गेम आती है ब्लॉक्स वाली होती है, उसमें से आपको एक मिडिल में से ब्लॉक निकालना होता है। अगर आपको वो ब्लॉक निकालना है विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर ब्लॉक्स, तो आप तो नीचे से नहीं ना निकालोगे, उसका बेस नहीं निकालोगे, आप कहीं जो चीज आपको लगता है कि अगर ये ब्लॉक यहाँ से निकलेगा तो ये पूरे जो गेम है उसको खराब नहीं करेगा, सेम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट करें तो मैं सिर्फ उस बेसिक जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ जो पार्ट है जो चेंज करने वाला है उसी को ही चेंज करूंगी। देन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। जीलू भाई नाना भाई खच्चर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1995 का, जिसमें क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये नहीं है कोई बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि एक तो इसका अलग से एक्ट बन गया और ये अलग से जो है वो है क्या, अलग से एक्ट बनाया गया है। देन वी हैव रीसेंट जजमेंट जो अपहोल्ड करती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को। एक है आपका बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट केस, जिसमें सुप्रीम राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक इंसान है, उसने बड़ी मेहनत से जो है अपना घर बनाया है ना, बहुत पैसे जोड़ के उसने अपना घर बनाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, तो ऐसी थोड़ी कोई ले जाएगा, उसने पूरी जिंदगी की कमाई उस घर में की है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट होता है रोटी कपड़ा मकान। जब मकान ही हमारा कोई छीन रहा है, या मकान जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया कोई ले रहा है, acceptable at all, right? Then we have another case, state of West Bengal and others versus Achinta Roy, जिसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट की ड्यूटी होती है कि जो सिटीजन्स है उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें बेटर कंपनसेशन दिया जा सके फॉर रॉन्गफुल डिस्पोजेशन। देन वी हैव प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट। पहला आता है हाउ कैन द प्रॉपर्टी बी एक्वायर्ड। अब प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करी जा सकती है? देखो, जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर करी जा सकती है थ्रू लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। अब हमको पता है लॉस कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, पार्लियामेंट में पास किया जाता है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की एक्वायरिंग जरूरी होती है, दोनों का कंसेंट जरूरी होता है। Statutory authority can also acquire property if empowered by law. The process must follow the procedure established by law. ठीक है? Then is compensation always required? क्या प्रॉपर्टी में compensation हमेशा require होता है? आर्टिकल 300 ए क्या कहता है? कंपनसेशन जरूरी नहीं होता कि हर बार कंपनसेशन ही इज द अल्टीमेट रेमेडी। बहुत पोजीशन में क्या होता है, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, बट कईयों के पास जो होता है कंपनसेशन इज नॉट द बेटर ऑप्शन। कईयों की मजबूरी होती है, कईयों सेंटिमेंट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जिस वजह से वी कैन से कि कंपनसेशन ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देन वी हैव सम लीगल रेमेडीज अगेंस्ट दिस आल्सो। अगर पर्सन जो है उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव कर दिया जाता है विदाउट अथॉरिटी बाय लॉ, लॉ का कोई अप्रोच नहीं है, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, उसके अलावा जो है पर्सन को डिप्राइव किया जाता है प्रॉपर्टी से, तो पर्सन कैन गो टू द हाई कोर्ट अंडर 226।
सुप्रीम कोर्ट जो होता है कैन नॉट बी अप्रोच्ड डायरेक्टली अंडर 32 प्रॉपर्टी इज नॉट अ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है अब उसमें आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट में जाओ, रिट फाइल करो, देन आपका जो है आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर एक्विजिशन आपका रिस्टोर कर सकता है प्रॉपर्टी को और आपको कंपनसेशन। बैलेंसिंग पब्लिक इंडिविजुअल राइट। देखो, पब्लिक गुड है, मुझे नेशनल हाईवे बनाना है, डैम बनाना है या ब्रिज बनाना है, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नेशनल हाईवे है। एक तरफ से तो पब्लिक गुड के लिए हम काम करें, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, इंडिविजुअल के राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन द स्टैट्यूट ऑफ प्रॉपर्टी राइट रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। ऑफ कोर्स आपके नेशन को डेवलप करना, आपके कंट्री को डेवलप करना, तो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट नीड्स टू बी देयर। स्टेट कैन नाउ परस्यू लैंड रिफॉर्म आ सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड है, बहुत सारे अब तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बन गए, आपका टीपीए एक्ट आ गया है। कोर्ट हैव इंश्योर्ड दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट रेंडर्ड मीनिंगलेस, आर्बिट्ररी और अनफेयर डेप्रिवेशन जो होता है उसको चैलेंज किया जा सकता है। नाजायज तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, यू हैव अ राइट टू you know oppose that. You have a right to protect your property against that unknown thing. तो ये पार्ट जिसमें यही कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जिसमें क्या होता था कि राइट टू प्रॉपर्टी में पहले अगर फंडामेंटल राइट था तो आप डायरेक्टली 32 में जो है हाई सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते थे, बट नाउ it's not the fundamental were there under article 226. So this was all regarding ये पढ़ लेना, it's a conclusion part जो हमने ऊपर पढ़ी का conclusion है ये। I hope you understood everything. If in case अगर आपको कोई doubt है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, please let me know, I will solve queries. Okay, till then subscribe to my channel, like my video and share with your friends. Thank you and have a nice day.